से होंगे। आज जो है टॉपिक हमारा, जो प्रीवियस कंटेंट्स थे उन्हीं के साथ ये लिंक्ड है। अगर लास्ट टाइम रिकॉल करें तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और उन रिसोर्सेज को हमने नेम दिया था एसेट्स का। और उन एसेट्स की एग्जांपल्स में जब हम बात कर रहे थे तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, कैश, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर एटसेट्रा, ये हो सकते थे। फिर हमने ये बात की थी कि इन एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे चाहिए होंगे। तो हमने कहा था कि हमें मिल सकते हैं या तो ऑनर्स की अपनी तरफ से, यानी कि जो ऑनर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या तो वो पैसे खुद कंट्रीब्यूट कर देगा, या वो आउटसाइडर से कहीं से लोन ले लेगा, जिसे हमने नेम दिया था लाइबिलिटीज का। तो फिर हमने बात की थी कि एसेट्स को हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं, और लाइबिलिटीज ये कहा था कि इन एसेट्स में आउटसाइडर्स का जो क्लेम है वो ये लाइबिलिटीज है, यानी कि बिजनेस की ये ऑब्लिगेशंस थी कि बिजनेस ने ये अमाउंट पे करनी है। और ऑनर इक्विटी को क्या कहा था कि जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में, लाइबिलिटीज क्या थी, ऑब्लिगेशंस है, या ये आउटसाइडर का क्लेम होता है किन पर, एसेट्स पे। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन के एसेट्स हैं तो 4 मिलियन की लाइबिलिटीज हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन एसेट्स को चूंकि परचेज करने के लिए 4 मिलियन लाइबिलिटी से फंड्स लिए गए हैं, लोन लेकर लिए गए हैं, तो हम फिर ये बात कर सकते हैं कि जो 4 मिलियन है वो आउटसाइडर का क्लेम है इन एसेट्स पे। और इसी तरह इन एसेट्स को बाय करने के लिए चूंकि 10 मिलियन चाहिए था, तो फिर हम ये बात कर लेंगे कि 10 मिलियन में 6 मिलियन ऑनर्स की कंट्रीब्यूशन है, ये 6 मिलियन ऑनर की इन्वेस्टमेंट है। तो लिहाजा हम ये कह सकते थे कि जो ऑनर्स इक्विटी है वो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स है या इन द बिजनेस है। तो सिंपली लाइबिलिटीज का वर्ड यूज किया जाए तो एक तो ये ऑब्लिगेशन है, दूसरा ये आउटसाइडर्स होते हैं। आउटसाइडर में ऑनर नहीं है ये, और चूंकि ऑनर्स इक्विटी ऑनर का शेयर शो करती है, ऑनर का प्रपोर्शन शो करती है कि ऑनर ने बिजनेस को कितने फंड्स प्रोवाइड किए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो एसेट्स हैं इनकी टू टाइप्स हो सकती थी, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स की एग्जांपल ली थी हमने, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स की एग्जांपल ली थी। और लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर रिकॉल करें तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, और इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते थे। फिर इसी तरह लाइबिलिटीज़ की हमने बात की थी, तो हमने कहा था ये भी करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं रिकॉल करवाऊं, तो हम जब बात कर रहे थे लाइबिलिटीज़ की, तो हमने ये बात की थी कि लाइबिलिटीज़ टेक्निकली होती क्या है, कि ये फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं उन एसेट्स या सर्विसेज की कि जिनके बारे में हमने एग्री किया होता है कि आपको पे करेंगे। सपोज हमने अभी बात की थी एसेट्स को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया 4 मिलियन, तो यहाँ जो उसने बात लिखी हुई है कि आपने एसेट्स को परचेज करने के लिए 4 मिलियन का जो लोन लिया हुआ है, तो वो आप आज के टाइम में प्रेजेंटली ऑब्लिगेटेड, यानी कि आज के टाइम में आप पे ये एक ऑब्लिगेशन इम्पोज हो जाती है कि आप ये जो 4 मिलियन लोन लेते हैं ये बाद में पे करेंगे। बाद का मतलब होता है फ्यूचर पीरियड, तो इसलिए फ्यूचर पेमेंट आ जाती है। तो और आपने पैसे ले लिए, पैसे क्या है, ले लिए। तो अब जब पैसे ले लिए तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, आपने उनसे एसेट्स परचेज कर लिए, तो वो जो फंड्स थे वो एक पास्ट इवेंट हो गया। और उसके बाद आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हुई, उस ऑब्लिगेशन को हमने लाइबिलिटी का नेम दिया हुआ है, और उसको आपने फ्यूचर में जाकर पे करना है। बड़ा सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, अगर रिकॉल करें जो हमारा लेक्चर हो रहा था, उसमें हम ये बात कर रहे थे सेम वही चीज़, बट हम एक और पर्सपेक्टिव से उसको एक और अंदाज से देख रहे हैं। अभी हमने ये बात की कि जब भी हमने लाइबिलिटीज की बात करनी है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। तो डेफिनेटली एक पास्ट इवेंट होता है, उसकी वजह से आज के टाइम पीरियड पे आपकी एक लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो है वो रेज हो जाती है।
और वो लाइबिलिटी तभी रहेगी, वो आपकी ऑब्लिगेशन तभी रहेगी जब आपने फ्यूचर में पे करना है। अगर आप आज ही पे कर देते हैं फिर तो आपकी वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो तो आपको कैश पेमेंट उसी वक्त अगर करना पड़ गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर फ्यूचर कोई पेमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए तीन चीज़ें माइंड में रखनी है कि ये एक पास्ट इवेंट की वजह से आज आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी जो है वो राइज हो जाती है, और इसके लिए आप फ्यूचर में पे करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि करंट लाइबिलिटीज वो होंगी जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम होगी। 1 साल या 1 साल से कम होगी, वो क्या कहलाएंगी? करंट लाइबिलिटीज। आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन को एनहेंस करते हुए हम ये देख लेते हैं कि जो यहाँ उसने सेकंड लाइन में एक वर्ड यूज किया हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल का। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस को कंप्लीट होने में कंप्लीट जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस क्या होते हैं? बिजनेस परचेज करता है इन्वेंट्री, फिर बिजनेस उस इन्वेंट्री को आगे क्या कर देता है? सेल कर देता है। सेल करने के बाद कस्टमर से क्या करता है? कैश कलेक्ट करता है। ये बिजनेस का एक साइकिल है जिसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। कि बिजनेस के ऑपरेशंस को अगर हम देखना चाहें तो बिजनेस अपने ऑपरेशंस में क्या करता है कि इन्वेंट्री परचेज करता है, सेल करता है, फिर उसका कैश लेता है। तो ये बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल की बात है। अगर हम ये वाली बात करें, इन्वेंट्री परचेज करना, सेल करना, और फिर कस्टमर से कैश रिसीव करना। तो क्या ये साइकिल हर बिजनेस में सेम टाइम पीरियड का होगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो। क्यों? कुछ बिजनेसेस में कैश में डीलिंग होती है, कुछ बिजनेसेस में क्रेडिट पे डीलिंग होती है। दूसरी बात, कुछ बिजनेसेस रॉ मटेरियल परचेज करके मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ बिजनेसेस जो इन्वेंट्री है उसको परचेज करके एज इट इज सेल कर देते हैं। आपने बहुत से टाइम पे देखा होगा कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, कि इन्वेंट्री परचेज की, उसकी फॉर्म को चेंज किए बगैर, उसकी शेप को चेंज किए बगैर एज इट इज आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। तो वो हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न की एग्जाम्पल मिल जाती है, तो उसमें टाइम कम लगेगा, सारी बात। दूसरा बिजनेस वो हो सकता है जो रॉ मटेरियल परचेज करे, उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाए, उसकी फॉर्म चेंज करे, फिर उसको ऑफर करे कस्टमर्स को सेल करने के लिए, और उसके बाद उसका उसको कैश मिले। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का सेम होगा। किसी बिजनेस का हो सकता है 3 मंथ्स हो, किसी बिजनेस का हो सकता है कि ये क्या हो, 1 साल हो, किसी बिजनेस का हो सकता है कि ये 15 मंथ्स हो। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 1 साल से कम पीरियड का ही होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें आप कोई और रिटेल आउटलेट देख लें, कोई होलसेलर की शॉप देख लें, तो ज्यादातर बिजनेसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम पीरियड का होता है। अब जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन है, हम क्या कहते होते थे पहले कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज वो होंगी जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम हो। जबकि यहाँ क्या बात की है? ड्यू विद इन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट डेट और द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। ये बैलेंस शीट का वर्ड अभी तक आपको नहीं क्लियर होगा कि क्या चीज़ है, इसलिए इसको आप 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें। तो वो कहता है सिंपली 1 ईयर पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इन दोनों में से देखना है विच एवर इज लॉन्गर। तो 1 ईयर पीरियड में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। और ज्यादातर बिजनेसेस में अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर लें तो वो 12 मंथ से कम होते हैं। 2 मंथ है, 3 मंथ है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो अगर इस डेफिनेशन के लिहाज से हम करंट लाइबिलिटीज को डिफाइन करना चाहें
तो हमें नजर आता है, सपोज एक बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, तो डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो 1 ईयर पीरियड है 12 मंथ्स का, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 7 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स और 7 मंथ्स में से लॉन्गर पीरियड कौन सा है? डेफिनेटली 1 साल का पीरियड है। तो फिर ऐसे बिजनेस के लिए जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, तमाम वो लाइबिलिटीज जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी, उन्हें हम कहते हैं कि वो करंट लाइबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि हमने कट ऑफ पीरियड यहाँ 7 मंथ नहीं रखना, रादर 12 मंथ रखना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि एक और बिजनेस है, कोई सेकंड टाइप का बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल है सपोज 15 मंथ्स का। अब उसका साइकिल कितना आ गया? 15 मंथ का। सपोज एक शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका 15 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है, मे बी 18 मंथ्स हो, मे बी 2 ईयर्स हो, यानी कि 24 मंथ्स। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक और बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स का, 15 महीने। जबकि 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 15 मंथ है ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ है 1 साल का पीरियड, तो दोनों में से लॉन्गर पीरियड कौन सा हुआ? ऑपरेटिंग साइकिल। अब इट मींस ये जो दूसरी तरह का बिजनेस है, ये जो दूसरी टाइप का बिजनेस है, इसमें तमाम वो लाइबिलिटीज करंट होंगी जिनकी लाइफ 15 मंथ से कम होगी। किसी अकाउंट की लाइफ अगर 14 मंथ्स भी है, 13 मंथ्स भी है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं कंसिडर होगी, वो करंट कंसिडर होगी। तो हम इससे पहले करंट एसेट्स की बात कर चुके हैं, वहां भी 1 ईयर पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कंपेयर करेंगे, तो जो लॉन्गर होगा उसको कंसिडर करेंगे करंट पीरियड के लिए। लेकिन बुक में देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में आपको नजर आता है कि तमाम वो लाइबिलिटीज या तमाम वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, उन्हें हम करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज कह लेते हैं। तो क्या बुक्स वालों ने गलत लिख दिया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ठीक लिखा। तो फिर क्या ये जो डेफिनेशन है ये गलत है? नो, ये भी गलत नहीं है। तो फिर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो बुक्स में लिखा गया है वो नॉर्मल ऑपरेशंस की बात की गई है, वो नॉर्मल बिजनेसेस की बात हुई है, वो उन बिजनेसेस की बात हुई है जो हमें ज्यादातर मिलते हैं। तो आप खुद भी एग्जामिन कर लें, खुद भी बिजनेसेस को चेक कर लें, तो आपको ज्यादातर ऐसे बिजनेसेस नजर आएंगे जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम होता है। किसी का 2 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 7 मंथ होगा, आपको इस तरह से नजर आएगा। तो इसलिए जब हम बुक्स में देखते हैं कि वो कहते हैं कि करंट लायबिलिटीज आर दोज हुज लाइफ इज लेस देन अ ईयर, 1 साल या 1 साल से कम लाइफ हो, उसको वो कहते हैं करंट। क्यों? कि उनमें ज्यादा केसेस हैं ही वो जिनमें ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम है, तो इसलिए उनको वो करंट पीरियड कंसिडर कर लेते हैं जिनकी 1 साल से कम लाइफ होती है, इसलिए वहां वो 1 साल का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो गलत वो नहीं है, लेकिन वो जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में नजर आते हैं बिजनेस, और उनके पीरियड को, कौन से पीरियड को? ऑपरेटिंग पीरियड को 1 ईयर पीरियड के साथ जब कंपेयर करते हैं तो 1 ईयर पीरियड हमेशा ही लॉन्गर नजर आता है, तो उसने कहा जी कि 1 ईयर रख लो। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल डेफिनेशन में सिर्फ 1 ईयर पीरियड नहीं है, रादर ऑपरेटिंग पीरियड भी शामिल है। तो खैर पॉइंट ये बताना था कि करंट लायबिलिटीज वो जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, वो आपके पास करंट कहलाएंगी। अब देखिए मैंने एक वर्ड क्या यूज किया, 1 साल से कम लाइफ। क्योंकि मैं अब क्या assumption ले रहा हूँ कि मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो ज्यादातर मार्केट में नजर आते हैं, ठीक है। बट आपको कंसेप्चुअली स्पीकिंग पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग पीरियड के साथ वो कंपैरिजन में होता है।
क्लियर है? आगे हम इसकी एग्जांपल्स लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स पेएबल थे कि उधार परचेज करना है आपने सप्लायर से, ठीक है। नोट्स पेएबल थे कि जिसमें हम बात करते थे कि आप एक्चुअल कैश कहीं से बारो कर लेते हैं और उस एक्चुअल कैश के जो आपने बारो किया होता है आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख कर दे देते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं बाद में पे करूंगा, वो आपके पास शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हो जाता है। तो नोट्स पेएबल ज्यादातर केसेस में जब आप कहीं से एक्चुअल कैश बारो कर रहे होते हैं तब इशू होता है। अगर ये नोट पेएबल कैश के अलावा इन्वेंट्री परचेज करने के लिए यूज हो तो फिर बताया जाता है कि ये जो मेरे पास नोट पेएबल हैं ये कैश के लिए इशू नहीं किए गए थे, रादर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए इशू किए गए हैं। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसमें हमारे पास ये जो नोट्स पेएबल हैं ये नोट्स पेएबल क्या हो बेटा कि जिसपे इसकी अ, हम जो बात कर रहे थे कि जी ठीक है, जो हम बात कर रहे थे नोट्स पेएबल को इशू किया गया है रॉ मटेरियल की परचेजेस के लिए। तो फिर वहां पर क्या होता है कि हमें फिर मेंशन करना होता है, बताना पड़ता है कि भाई नोट पेबल रॉ मटेरियल ये है। समहाउ नोट पेएबल जो है वो भी एक करंट लायबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल और लॉन्ग टर्म नोट सॉरी ये नोट पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल ये दोनों करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स और भी आ जाती हैं इसकी कि हमने कहा था कि अकाउंट पेएबल के अलावा नोट्स पेएबल के अलावा बैंक से लोन हो सकता है। आप बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, बैंक लोन का नाम आ सकता है। हो सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को जो है वो कह लीजिए कि सैलरीज पे ना की हो, सैलरी स्टिल पे करनी हो। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करनी है तो वो आपके लिए सैलरीज पेएबल हो जाती है। आपने सपोज एक मंथ एम्प्लॉय से काम लिया और वो सैलरीज आपको पता है अगले मंथ में पे होनी है। सपोज जनवरी है तो जनवरी का पूरा मंथ एम्प्लॉयज काम करते रहे और वो जाकर सैलरीज पे होनी है फरवरी में जाकर। अब अगर वो फरवरी में जाकर पे होनी है तो फॉर जनवरी, अगर जनवरी के मंथ में बात करेंगे तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि हम टाइम पीरियड देखेंगे किस मंथ में हम हैं, उस मंथ में बात करेंगे कि हमारे लिए वो क्या चीज़ है। तो जनवरी में एम्प्लॉयज ने काम किया, आपकी प्रैक्टिस है कि जनवरी की सैलरी फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर पे करते हैं। तो अभी अगर 5-7 डेज रहते और जनवरी में आपने बताना है कि मेरी टोटल लाइबिलिटीज हैं कितनी है, तो फिर आप उसमें ये जो एम्प्लॉयज ने सर्विसेज दी हैं आपको, वो जो सैलरीज आपने उनको पे करनी है वो भी बताएंगे सैलरीज पेएबल मेरी इतनी है। इन्हीं सैलरीज पेएबल के लिए वर्ड एक्रूड सैलरीज का भी यूज होता है, ACCRUED, एक्रूड सैलरीज। इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग है कि ऐसी सैलरी जो इनकर हो चुकी है लेकिन अभी पे नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह ये वर्ड एक्रूड सैलरी की जगह मैं अगर लगा दूं एक्रूड एक्सपेंस तो उसका मतलब क्या होगा? ऐसा एक्सपेंस जो अकर हो गया है लेकिन मैंने पे नहीं किया। क्योंकि बिजनेस के लिए सैलरी एक एक्सपेंस है, बिजनेस का ये खर्चा है। तो इसलिए अगर सिंपल वर्ड में यही यूज कर लूं कि एक्रूड एक्सपेंस तो उसका मतलब क्या बनेगा? उसका मतलब है कि ये कोई ऐसा खर्चा है, ये कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अकर हो चुका है, इवेंट हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, पे करना है। तो इसलिए आपको एक्रूड एक्सपेंस का वर्ड भी कभी नजर आ सकता है लिखा हुआ, जैसा कि एक्रूड टैक्सेस है। टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो उसके साथ वर्ड का यूज होता है एक्रूड टैक्सेस। तो खैर ये कुछ एग्जांपल्स थी करंट लायबिलिटीज की। इसके अलावा देखिए वेजेस पेएबल हो सकती हैं, वारंटी की लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। वारंटी क्या होती है कि वारंटी देखिए आप बिजनेस से क्या करते हैं
कि हम बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बिजनेस में हम जो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं वो उसके साथ ही आप वारंटी दे देते हैं किसी को। मैं एग्जांपल यहाँ आपके सामने लाना चाहता हूँ कि वारंटी वेल नज़र आ जाए। आप कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी, या फॉर एग्जांपल कोई और ऐसी आइटम सेल करते हैं, जैसे कि ये देखिए ओवन है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इसकी कोई वारंटी प्रोवाइड करते हैं, वारंटी देते हैं, या आप ये यूज़ करें, अगर इसमें ये वाले फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम इसे रिपेयर करके देंगे, हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब ये भी तो बिज़नेस की लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बता सकता है आपको कि अगर मैं 1 लाख की अपनी चीज़ें सेल करता हूँ, उसमें से 10,000 की एक वारंटी क्लेम हो जाती है। तो इसलिए जो 10,000 है वो आपकी लायबिलिटी है। देखें, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, क्या हर प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम होती है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम नहीं होती। तो इसलिए आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी पास्ट एक्सपर्टीज होती हैं, या जो प्रोडक्ट की नेचर होती है, वहाँ से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी कितनी वारंटी ऐसी हैं जो क्लेम हो जानी है 1 लाख की सेल में से। तो से दैट अमाउंट इज 10,000। तो ये 10% कह लें। तो इसलिए जो वारंटी ऑब्लिगेशंस है वो आपकी करंट लायबिलिटीज में शो हो जानी है। इसी तरह कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात की है, ये भी हम एस्टिमेट लगाते हैं, ये भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, जैसे मैंने बोला अभी एक्रू टैक्सेस। अच्छा, टैक्स जो है ये आपको आइडिया है कि एडवांस पे होता है। टैक्स क्या होता है बेटा? एडवांस पे होता है। तो चूंकि ये एडवांस पे होता है, इसलिए इसको हम एस्टिमेटेड अमाउंट कह लेते हैं। जैसे वारंटी भी एडवांस में कैलकुलेट हो जाती है कि ये तकरीबन इतनी अमाउंट होगी, इसे हम एस्टिमेट कह रहे हैं। तो करंट लायबिलिटीज में फर्दर आ सकता है ना, सर बता रहा हूँ कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो एग्जैक्ट पता होती है। अकाउंट पेएबल, पता है अभी कितनी अमाउंट है, कहीं से पैसे लिए, पता है कितने पैसे लिए। लेकिन वारंटी ऐसी है जिसका ये नहीं पता होता कि भाई ये कितनी अमाउंट हो जाएगी। आपने एस्टिमेट लगाया 10 का, मे बी ये 9 हो जाए या 11 हो जाए, ऐसा है ना। इसलिए इनको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लायबिलिटीज। समझो, ये लिखनी होती है आपने। अच्छा, इसी तरह टैक्स है। टैक्स क्या होता है? एडवांस पे होता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स की कैलकुलेशन करती है इन एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो बिजनेस है वो आने वाले 3 मंथ्स में, आने वाले 6 मंथ में, आने वाले 1 साल में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। अब देखें ना, हमने ये कहा कि आने वाले 3 मंथ्स जो कि क्वार्टर है, तो नेक्स्ट क्वार्टर का गवर्नमेंट ने, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में है उसका इदारा, वो एस्टिमेट लगाता है कि यार जो आपका बिजनेस एक्स वाई जी है उसकी ये आमदन होगी, उसको ये प्रॉफिट होगा। तो उसके लिहाज से वो आपसे टैक्स ले लेते हैं एडवांस में। फिर उस 3 मंथ के पीरियड की एक्चुअल आमदन, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो चेक किया जाता है। फिर टैक्स चेक किया था भाई एक्चुअल टैक्स कितना बनता था। तो देखिए, जो शुरू में एडवांस टैक्स ले लिया, वो हो सकता है कि ज्यादा लिया हो, और हो सकता है कि कम लिया हो। अगर गवर्नमेंट को आपने पे किया 10,000 टैक्स, बनता था 15,000, इट मीन 5,000, अगेन आपकी लाइबिलिटी एक्रूड टैक्स के नाम से आ जाएगी। और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया था तो वो आपने रिसीव करना है गवर्नमेंट से। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो आप ज्यादा पे कर सकते हैं, या आप कम पे कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्यादा पे किया हुआ है तो आपका रिसीवेबल हो जाएगा, अगर आपने कम पे किया तो आपका पेएबल हो जाएगा। खैर, बात यह है कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो भी आपकी लाइबिलिटी होता है, और उसको हम एस्टिमेटेड लाइबिलिटी कहते हैं। तो बेटा, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, बैंक लोन, accrued salaries, accrued wages, accrued taxes, वारंटी। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसकी? करंट लायबिलिटीज की। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है ये हम जब बात करते हैं कि ये करंट लायबिलिटीज है, उसमें ये भी आ जाती है।
अच्छा, आगे कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, वो आगे हम चले अभी बता देता हूँ। कंटीजेंट लाइबिलिटीज देखें जो हंगामी तौर पर आ गई, जो एकदम आ गई, एकदम अराइज हो जाएंगे। सपोज आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है, और वो केस आप हार जाते हैं, तो कोर्ट आप पे में भी कोई पेनल्टी इम्पोज कर दे। आपने प्रोडक्ट बाय की, आपको उस प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचा, आपने कोर्ट में केस कर दिया, और वो कंपनी कोर्ट में केस हार जाती है। कोर्ट उस कंपनी को ऑर्डर करती है कि इस कस्टमर को इतनी अमाउंट आप पे करें कंपनसेट करने के लिए। सपोज वो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए की, तो उस कंपनी के लिए वो 1 करोड़ रुपए लाइबिलिटी है। लेकिन इस लाइबिलिटी को हम नेम क्या देते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कि किसी इवेंट की वजह से राइज हो गई। ठीक है, और इसमें सर्टेनिटी नहीं होती, ये अनसर्टेन होती है। क्यों? क्योंकि जब तक केस चलता है कोर्ट में, उस वक्त तक ही आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा हम इसे कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं कि भाई किसी वक्त भी आ सकती है। तो जैसे ही केस आप हार गए, कंपनी हार गई, तो कंपनी को ये लाइबिलिटी पे करना होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कह लीजिए कि करंट लायबिलिटीज की कुछ टाइप्स थी, मैंने जो आपके साथ डिस्कस की। अच्छा, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास क्या आ सकती हैं जी, कि ये जो बैंक लोन है वो आपका अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं जी कि जो लोन है वो लिया 5 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसी तरह नोट्स पेएबल है, अगर आपने जो नोट्स पेएबल है वो इशू किया है 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, तो वो नोट पेएबल क्या हो जाएगा, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। जैसे देखिए, ये एक पीस ऑफ पेपर है, इस पे मैं लिख दूं कि मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं, इतने टाइम के लिए लिए हैं, और आपको फला टाइम पे पे कर दूंगा। नाम भी लिखा होता है जिसको पे करने होता है, साइन किया होता है, सारा कुछ होता है, वो नोट पेएबल है, जिसको हम प्रॉमिसिंग नोट भी कह लेते हैं, क्योंकि प्रॉमिस किया होता है आपने। लिख कर प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको पे करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे इतनी अमाउंट ली है या फला काम के लिए जो अमाउंट ली है। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है लाइफ 1 साल से कम है, यही लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म में सिर्फ लाइफ इसके 1 साल से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो इसके अलावा दो वर्ड है जी, मॉर्गेज, MORTGAGE, मॉर्गेज। मॉर्गेज भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसी तरह प्लेज है एक, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। फर्क क्या है दोनों में, PLEDGE, प्लेज। प्लेज हमारे पास क्या कहलाता है जी, प्लेज होता है कि जब आप बैंक से लोन लें और लंबे अरसे के लिए ले लें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, और बैंक आपसे जो गारंटी डिमांड करे, कोई सिक्योरिटी डिमांड करे, तो वो आप ऐसी बैंक के पास रखवा दे गारंटी जो मूव हो सकती हो, जैसा कि गोल्ड है। ठीक है, तो अगर सपोज आप गोल्ड बैंक के पास अपना रखवाते हैं गारंटी के तौर पर, कि भाई अगर कल को मैं आपको पैसे नहीं देता, तो आप मेरा ये गोल्ड सेल करके अपनी लोन की अमाउंट रिकवर कर लीजिएगा। क्योंकि डिफॉल्ट कर जाने के चांस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं ना। तो जब आप बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक ऐसा तो नहीं कि विदाउट गारंटी आपको लोन दे दे, कि भाई आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, भाई नहीं यार आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, नहीं यार आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो यार मैं आपको लोन वगैरह गारंटी के दे देता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बैंक आपसे गारंटी डिमांड करेगा। सपोज आपने बैंक को गारंटी जो प्रोवाइड की है, उस गारंटी का नेचर को देखा जाए तो वो ऐसी है जो मूव हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसकी एग्जाम्पल दी है, गोल्ड, वो गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी ऐसी आइटम जो मूव हो सकती है, जैसे स्टॉक हो सकता है आपका, आपका बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो भी आप गारंटी के तौर पे दे सकते हो। तो वहां आप उस लोन को कहते हैं प्लेज लोन। ठीक है, तो वर्ड प्लेज नजर आए, उसका मतलब होगा आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, और उस लोन को लेते वक्त जो बैक एंड पे गारंटी प्रोवाइड की हुई है, वो ऐसी है जो मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह।
ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ गारंटी, इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल गारंटी को ही कहते हैं। तो नेक्स्ट मैं कभी वर्ड यूज करूँ कोलेट्रल, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोलेट्रल मीन गारंटी जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करता है। क्लियर है जी? तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्लेज ऐसा लोन जिसके बैकअप पे कोलेटरल ऐसा होता है जो मूवेबल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है, मूवेबल सिक्योरिटी दी जाती है, मूवेबल कोलेटरल प्रोवाइड किया जाता है। और ये लायबिलिटी कौन सी है? लॉन्ग टर्म। इसी तरह हम मॉर्गेज का वर्ड भी यूज करते हैं, मॉर्गेज, MORTGAGE, मॉर्गेज। ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लेकिन ये होती कौन सी है? ये होती है कि जब हम बैंक से लोन लें और वो लोन हो लॉन्ग टर्म के लिए, और जो कोलेटरल हम बैंक को प्रोवाइड कर रहे हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हो, वो ऐसा हो जो मूव ना कर सकता हो, जिसे हम इमूवेबल कहें। तो अगर ऐसा कोलेटरल है जो मूव नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे क्या? मॉर्गेज। जैसा कि लैंड है, जैसा कि बिल्डिंग है। अगर आप बैंक से लैंड या बिल्डिंग जो है वो गारंटी के तौर पर रखवा कर लोन लेते हैं, आपने सपोज 10 लाख रुपए बैंक से ले लिया। वो जो 10 लाख रुपए आपने बैंक से लिया, वो लिया 5 साल के लिए। लेकिन बैंक ने कहा कि भाई मुझे तो गारंटी प्रोवाइड करो कोई, मुझे तो कोई सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे तो कोई कोलेटरल भी चाहिए। आपने उन्हें क्या किया? लैंड प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आपने बिल्डिंग, उनका कंट्रोल उनको दे दिया, बिल्डिंग की जो ऑनरशिप है, लैंड की जो ऑनरशिप है। तो अगर गारंटी के तौर पर आप बैंक के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस करवाएं, तो उसके लिए वर्ड क्या होता है? मॉर्गेज। देखिए नाम से ही शो हो जाता है, नाम से पता चल जाएगा कि भाई इसके बैकएंड पे गारंटी किस तरह की है। क्लियर हो गया यहाँ तक जी? मॉर्गेज, प्लेज, नोट पेएबल लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, बैंक लोन लॉन्ग टर्म हो सकता है, और इसी तरह बॉन्ड्स और डिबेंचर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और क्या हो सकते हैं बेटा? बॉन्ड्स और डिबेंचर भी हो सकते हैं। तो अब ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी पीस ऑफ पेपर होते हैं, लेकिन ये इशू करती हैं कंपनीज। कौन इशू करती है बेटा? कंपनीज इशू करती हैं। जैसे कंपनी ने कोई प्लांट परचेज करना हो, या कंपनी ने कह लीजिए कि नई जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए लैंड चाहिए होगी, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो बड़े बड़े पैसे चाहिए होंगे, बिलियंस ऑफ रुपये रिक्वायर्ड होंगे आपको। वो कोई एक बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता पैसे इतने ज्यादा, और ना करने चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत हो जाता है कि अगर एक ही बैंक अरबों रुपए एक क्लाइंट को दे देता है, और वो क्लाइंट कल को पैसे वापस ही नहीं करता, डिफॉल्ट कर जाता है। ना सिर्फ वो बंदा डिफॉल्ट करेगा, रादर बैंक भी जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, बैंक भी डूब जाएगा, क्योंकि बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक क्या करेगा? तो इसलिए रैशनल भी यही कहता है कि एक बैंक अगर दे भी सकता हो पैसे ज्यादा किसी एक पर्सन को, किसी एक बिजनेस को नहीं देने चाहिए। ज्यादा भी अरबों रुपए आपने 20 अरब एक बंदे को दे दिए, तो बंदा ही भाग गया, क्या करेंगे? आपका बैंक ही क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए जब किसी बिजनेस को 20 अरब चाहिए, सपोज आपने कंपनी खोलनी है, आप कहते हैं 20 अरब रुपए चाहिए यार, तो अगर 20 अरब चाहिए आपको, तो बैंक तो इतने दे नहीं सकता, बैंक थोड़े पैसे देगा, उसका 2 करोड़ दे दे, 1 करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे, तो इस तरह की अमाउंट को दे दे आपको। तो या 20 लाख दे दे, 30 लाख, कोई भी अमाउंट ऐसी। तो फिर क्या किया जाता है? कंपनी, इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं, जो आप और मैं होते हैं, एड में बताती है उनको कि भाई मैंने कुछ पीस ऑफ पेपर इशू करने, जिनको नाम देने जा रही हूँ बॉन्ड्स, मैंने फलां जगह इन्वेस्ट करना है। सपोज आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, और आप कहते हैं जी कि जो एक पीस ऑफ पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होगा 100 रुपए, तो इसका मतलब आपको 1000 पीस ऑफ पेपर इशू करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपने 20 बिलियन इशू करना है,
तो आप 100 की डिनोमिनेशन के लिहाज से वो इशू कर सकते हैं। तो क्या करेगी, पूरी पब्लिक जो है, जिसका दिल करेगा वो परचेज कर लेगा। तो आप कहते हैं जी कि एक बंदा अगर सपोज एक पीस ऑफ पेपर इशू कर ले सकता है, तो भी एक वक्त में एक बंदा कितने पैसे दे रहे हैं, 100 रुपए। सारे आप उतने सेल करते जाएंगे, ये पीस ऑफ पेपर सेल करने का मतलब है साइन किया होगा, भाई जो मुझे 100 रुपए देगा उसको मैं ये पीस ऑफ पेपर दे दूंगा। तो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, और आपको कंपनी बाद में उस पर कोई ना कोई रिटर्न पे करेगी। शॉर्ट ये है कि बॉन्ड्स का वर्ड भी आ सकता है। बॉन्ड्स इशू जो है वो कंपनीज करती है, किस लिए, ताकि जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए। इस तरह डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर भी बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्की होते हैं। क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। आगे चलकर मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस समझा दूंगा। अभी सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की टाइप्स क्या है। तो प्लीज, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज और जो हमारे पास है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उनके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, आगे इसी तरह बेटा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास इक्विटी में क्या चीज़ें आती हैं। बेटा अभी तो देखिए एसेट्स की बात कर ली कि एसेट्स में हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिर उनकी टाइप्स की बात आगे कर ली, एग्जांपल्स देख ली कि उनमें एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह फिर हमने बात कर ली किस चीज़ की, कि हमारे पास आ जाते हैं क्या, लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब ऑनर्स इक्विटी की बात कर लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी में सिंपली हमने अभी तक तो ये बात की ना कि ऑनर्स ने जो पैसे दिए हुए हैं वो बिजनेस को, लेकिन अगर कंपनी की बात कर ले तो उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ हल्का सा एक दो चीज़ें बता देता हूँ, बाकी जब हम ऑनर्स इक्विटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपके साथ डिटेल डिस्कस कर लूंगा उसकी। सबसे पहले तो बेटा वो पैसे होते हैं जो ऑनर बिजनेस में लगाता है। सबसे पहले कौन से पैसे होते हैं जो एक ऑनर लगाता है। जैसे शुरू में हमने कहा 6 मिलियन, तो जो ऑनर लगाता है उसे कहा जाता है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। उसे क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। कैपिटल कहते हैं सरमाए को, इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। परेशान नहीं ना वर्ड से। तो क्या है ये 6 मिलियन जो ऑनर ने कंट्रीब्यूट किया स्टार्ट में। ठीक हो गया। आगे ये कुछ लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक, बेटा समझाऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है। तो समहाउ ऑनर ने जो कंट्रीब्यूट किया कि वो, और दूसरा ये रिटेन अर्निंग समझ ले ये क्या होती है। ये लिख के लिखा है रिटेन अर्निंग। अर्निंग कहते हैं प्रॉफिट को। भाई बिजनेस का वो मुनाफा जो आपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, जब सॉरी जब बिजनेस में रिटेन कर लिया, ठीक है, ये वो मुनाफा होता है जो कि बिजनेस में आपने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। बस ये दो चीजें अभी तक के लिए ध्यान में रख लें। एक तो वो अमाउंट जो आपने स्टार्ट में बिजनेस में इन्वेस्ट की, दूसरा वो मुनाफा जो बिजनेस ने आपको दिया। तो इसलिए दोनों अमाउंट्स जो है ये आपके लिए ऑनर्स इक्विटी का पार्ट कहलाएंगे, ठीक है। ये बेटा सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो कि आपका इनिशियल लेवल है, बिगिनिंग है, तो स्टार्ट में सिर्फ ये दो, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये बस सिर्फ समझनी जरूरी है, ठीक है। बाकी वन बाय वन हम इन्हें तमाम चीजों को देखेंगे। तो अभी तक देखा जाए हम एसेट्स की बात कर चुके हैं, लाइबिलिटीज की बात कर चुके हैं, और इसी तरह जो है वो ऑनर्स इक्विटी की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा जो हम सेशन लेंगे उसमें मैं आपसे इन्हीं एलिमेंट्स, इन्हीं डिस्कशंस को आगे कैरी करता चलूंगा। बट देखिए एग्जाम्पल वही है, हम ग्रेजुअली स्लोली जो है वो चीज़ों को इन्हेंस करते जा रहे हैं, कंसेप्ट को आहिस्ता 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 आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट बेटा जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम ये जो हमारे पास एसेट्स हैं इन्हीं में से डिस्कशन इन्वेंट्री से आगे कैरी करेंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ आ सके, क्लियर हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।